हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 23 स्टार्ट करते हैं। अंकल आपकी चाय। अशीक ने मुस्कुराते हुए सुहेल साहब के सामने टेबल पर चाय का कप रखा। सुहेल साहब जो गहरी सोच में डूबे हुए थे, उसके बाद पर मुस्कुराहट लबों सजाते हुए कप हाथ में थाम गए और उसके सामने सोफे पर बैठने का इशारा किया। बेटा, आप कॉलेज नहीं गई? आगा ने कहा था कि कल आपका एडमिशन करवाना था। चाय का सिप लेते हुए सुहेल साहब ने पूछा। अशीक ने उंगलियां चुटाते हुए नजरें झुकाई। हमें नहीं पढ़ना अंकल। हम बहुत टाइम बाद अपनी फैमिली से मिले हैं। हमें अपना सारा वक्त जहाँ गुजारना चाहते हैं और पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं रही अब। बच्चे ऐसे नहीं कहते। आपको पढ़ाई जारी रखनी चाहिए। सुहेल साहब ने उसे समझाना चाहा, मगर वो किसी भी तरह राजी ना हुई थी। जारा ने भी आकर अशीक की साइड ली थी, क्योंकि वो जानती थी कि इस वक्त कुछ बहुत एहसास है जो वो छुपा रही है और बताना भी नहीं चाहती। सुहेल साहब ने मुस्कुराते हुए ये कहकर हथियार डाल दिए थे कि अब भला दोनों बहनें मिल गई हैं, मैं अकेला क्या कह सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दादा साहब। शहरशाह साहब को देखकर उसने पेशानी पर दुपट्टा दुरुस्त करते हुए उनका तहजीब से कहा। शहरशाह साहब ने वालेकुम सलाम कहते हुए उसके सर पर हाथ रखा और फिर आका साहब और सुहेल साहब के साथ कुछ इंपॉर्टेंट बिजनेस डिस्कस करने के लिए कमरे की तरफ बढ़ गए। क्योंकि मनवर साहब अब नहीं थे, लिहाजा वो ही सब देखते थे। अशी का दिल अचानक डूबता चला गया था। उसे बेहद घबराहट महसूस हुई थी। एकदम ही उसे शावी का ख्याल आया था। जारा ने उसे घबराते हुए देख उसके कंधे पर हाथ रखा। अशी के दिल में दर्द की एक शिद्दत उठी। वो डरते हुए उठी और अपने कमरे की तरफ भागी थी। जारा ने उसे देखते रह गई। वो कमरे का दरवाजा बंद करते हुए दरवाजा कुछ लगाए नीचे बैठे चली गई थी और फूड फूड कर रोने लगी। न जाने क्यों उसका दिल इतना घबरा रहा था। गार्ड ने उसे दिक्कत देते हुए सामने ब्लैक सोफे पर बैठे मिस्टर रचिट के पोम में गिराया था। उसे लहू रंग आंखों से मिस्टर रचिट को देखा था। एक पल के लिए मिस्टर रचिट के वजूद में जजरी की लहर दौड़ गई थी। उसकी आंखों में इस जुनून और वहशत थी। देखो, ये है तुम्हारा असल रूप। तुम एक वहशी जानवर हो। उसका चिरा हाथ में पकड़कर नोचते हुए रिजेंट ने जेरे को लहजे में कहा। वीर ने सर झटका था और इस वहशी जानवर को इंसान किसने बना दिया? एक बोबोली से दो कोड़ी की लड़की ने। रजत ने मुकरा कहकर लगाते हुए उसे बालों से पकड़ते हुए उसका चेहरा ऊपर उठाया। अशीक कहाँ है? बोल। उसका हाथ जटते हुए स्मार्ट लहजे में बोला। हाँ हाँ हाँ, मुझे क्या पता। वो तो तेरी महबूबा है, तुझे पता होगा कहाँ गई, या फिर किसी दूसरे के साथ। उसने मिस्टर रचिट का सर पकड़ते हुए सामने पड़े शीशे की टेबल पर बाड़ा था। तूने इल्हाम को बाड़ा, कबूर को बाड़ा, मेरा ही कुत्ता होकर तू मेरे ही आदमी को बाड़ेगा, मेरे प्लान चौपट करेगा। बोल। रिचर्ड जानता था कि उसके आदमी ने उसकी तरफ नहीं बढ़ने देंगे, इसलिए उसके चेहरे पर थप्पड़ मारते हुए चीख कर बोला। तुझे आप ही मौका देता हूँ, हमारा मिशन कंप्लीट कर। वो तनदे नजर से देखते हुए मुस्कुराया था। उसके लबों पर बिखरता तबस्सुम रिचिटर को जला गया था। वरना तेरी एक एक हड्डी मेरे आदमी तोड़ देंगे। ज्यादा सीधा सलामत तो तू नहीं जाएगा। बोल, करेगा बिल्ली का? बोल। उसका चेहरा जकड़ते हुए रिचर्ड ने दांत पीस कर पूछा। वो ताजा सा झटक कर सपाट नजरों से देखते हुए मुस्कुराया था। रिचर्ड ने दरवाजे के जानब देखा था, जहां से मनवर साहब अंदर दाल हुए थे। वी के लबों से मुस्कुराहट गायब हुई थी। उसने कहर बरसाती नजर मनवर साहब पर डाली, जो उसे इस हाल में देखकर मुस्कुराए थे। अफसोस, उसका बाप निकल गया मेरे जंगल से, लेकिन देखो तो कौन फंसा है हमारे जंगल में। खुद शाबिर हैदर शेराजी, मनवर साहब ने जहरीले लहजे में कहते हुए उसके बाल चकरे थे। उसने बेयकीनी से उन्हें देखा था। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, तेरा बाप जिंदा है। सर को हमें हिलाते हुए मनवर साहब ने उसके गर्दन पर हाथ रखते हुए कहा। मगर वो तो इसी बात से सरशार हुआ था कि उसके बालक जिंदा है। उसके बेसुकुन वजूद में सुकून की एक लहर दौड़ गई थी। उसके मुतमिन चेहरे को देखकर रिचर्ड ने एक आदमी को इशारा किया था। वो इनका फोन उठा लाया था। बात करेगा अपने बाप से? हाँ बोल। आखिरी बड़ा बात करेगा अपने बाप से? रिचर्ड ने उसकी छिड़का गिरेबान पकड़ते हुए उसके चेहरे पर मुक्का मारते हुए कहा। मनवर सामने उसके सामने सोफे पर टांग रखते हुए परजमान होते हुए रिचर्ड के फोन स्पीकर पर डाला। आगा सामने फोन उठाया था। रिचर्ड ने फोन सुहेल साहब को देने के लिए कहा था। वीर ने स्पॉट नजर से रिचर्ड को देखा था। सुहेल काजमी साहब, आपका बड़ा बेटा शावीर आपसे कुछ कहना चाहता है, सुनो। रिचर्ड ने मुकरू लहजे में कहते हुए फोन का स्पीकर उसकी तरफ किया था। शाह। सुहेल साहब का दिल बैठा था। उनके लबों से सिर्फ एक ही लफ्ज अदा हुआ था, डैड। वो मदम लहजे में बोला था। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला रहा था। सुहेल साहब का दिल गहरी खाई में डूबता चला गया था। अब तक वो तो ये रिचर्ड के आदमी से सुनते आए थे कि उनका बड़ा बेटा जिंदा है, मगर आज उसकी आवाज सुनकर उनके वजूद में जहाँ एक जिंदगी की नई किरण फूटी, वहां उसके लिए दिल डूबता हुआ चला गया था। क्योंकि वो जिन लोगों के कब्जे में था वो इंसान नहीं, हिमान थे। तुम्हारा प्यारा बेटा यहाँ आधी सांसें गिन रहा है। सुहेल रुको, तुम्हें लाइव टेलीकास्ट दिखाते हैं। कैमरे का रू उसकी जन्म करते हुए रिचर्ड ने क्या लगाया। वीर ने नीम वार आंखों से स्क्रीन की तरफ देखा था। सुहेल साहब को अपना वजूद संभल से बाहर महसूस हुआ था। आहर कौन सा बाप अपनी औलाद को इस हाल में देख सकता था। डैड, मुझे माफ कर दे, मैं कुछ नहीं कर सका। वो आंखें मुकम्मल बंद करने से पहले इतना कहकर बेहोश पड़ा था। सुहेल साहब की आंखों से आंसू टूटकर चेहरे पर बिखरे। रिचर्ड के इशारे पर एक आदमी पेट्रोल उठाए हुए अंदर आया था। मनोहर साहब के चेहरे पर मुस्कुराहट फैली थी। मैं हाथ जोड़ता हूँ, उसे छोड़ दो। तुम्हें जो भी चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। खुदा के लिए मेरे बेटे को छोड़ दो। नहीं नहीं सुहेल,
मेरा इसके साथ पर्सनल ज़ाती हिसाब है। इसने मुझे धोखा दिया, मेरे सैकड़ों अफराद को उसने मेरी ही नाक के नीचे मार डाला। इतनी हमदर्दी इस मुल्क से क्यों? क्या दिया इस मुल्क ने उसे? ये भूल गया इस मुल्क की सड़कों पर ये खुद तो कितना फिरता रहा, जब से कुछ खाने को नहीं मिलता था लोगों ने इसे दिक्के मारे। मैंने हर कोशिश की इसके दिल में इस मुल्क के लिए नफरत पैदा करने की, मगर इसने मुझे ही धोखा दिया। बल्डी बास्टर्ड। दांत पिसकर कहते हुए रिचर्ड ने पेट्रोल उस पर छिड़कना शुरू किया। सुहेल साहब ने हाथ जोड़े थे। मुनव्वर साहब ने लेटर निकाला था। ये उसके लिए और तुम्हारे सारे पाकिस्तान एजेंट्स के लिए एक सबक होगा। हमारी ही नाक के नीचे रहकर हमारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हमारा एक एक प्लान चौपर करने की सजा क्या होती है। रिचर्ड ने मुनव्वर साहब को इशारा किया था। मुनव्वर साहब ने लेटर चलाया था। सुहेल साहब ने आंखें बंद की थी। वो भला अपने जिंदा सलामत बेटे को जलते हुए कैसे देख सकते थे जब कमरे का दरवाजा दार के साथ नीचे गिरा था। मरजान, हड़प और जुबैर आगे आए थे। उनके पीछे मिलिट्री इंटेलिजेंस की पूरी टीम थी, जिन्होंने आगे आते ही वहां मौजूद आदमियों पर फायर किए थे। फिजा में की आवाज़ सनसनीखेज मुकाबले की पेशगोई की थी। मुनव्वर साहब मौका देकर वहां से भाग निकले थे, जबकि रिचर्ड को मरजान ने गड्ढे से दबोचकर पीछे की जन्म दिखा दिया था। सुबह जल्दी से वीर की जन्म बढ़ा था। उसकी नब्बज टिटोली थी, उसकी सांसें चल रही थी। हमने बाकी टीम के साथ वहां मौजूद आदमी को गिरफ्तार करवाया था। उन्हें हथकड़ियां लगाने के बाद वहां से इंटेलिजेंस ऑफिस मुंतकिल किया था। रिचर्ड ने उठकर भागने की कोशिश की थी। मरजान ने उसकी टांग पर चलाई थी, क्योंकि उसे हर कीमत पर वो जिंदा चाहिए था। मरजान वीर के साथ कुछ मिलिट्री ऑफिसर के साथ हॉस्पिटल की तरफ रवाना हुआ था। रब और डैम रिचर्ड को लेकर मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिस की तरफ रवाना हुए थे। सुहेल साहब, शहनशाह साहब और आगा साहब हॉस्पिटल पहुंचे थे। उनकी पेशानी की दाएं जानब बैंडेज लगी हुई थी। वो कमजोरी डिप्रेशन की वजह से बेहोश पड़ा था। सुहेल साहब उसको देखते हुए अंतर्दाल हुए थे। वो संजीदगी से उन्हें देखकर उठने की कोशिश करने लगा। सुहेल साहब ने उसे लेटे रहने का इशारा किया, मगर वो तो उठकर बैठ चुका था। सुहेल सामने उसकी पेशानी पर बोसा देते हुए उसे सीने से लगाया। वीर ने आंखें मीची थी। वो कहाँ वाकिफ था अपनों का प्यार क्या होता है। उसका बचपन तो मुश्किलात में गुजरा था। शहनशाह साहब भी आगा साहब के साथ कमरे में आए थे। वीर ने शहनशाह साहब के हाथ थामे पहले आंखों से लगाए और फिर उन पर लब रखे थे। शहनशाह साहब ने उसे सीने से लगाया और खूब रोए थे। आगा ने सुहेल साहब के कंधे पर हाथ रखते हुए उन्हें सहारा दिया। मरजान डॉक्टर के साथ कमरे में दाखिल हुआ था। शाहवीर ने संजीदगी से उसे देखा। मरजान ने भी उसे 7 गुड़ी से नवाजा था। शहनशाह साहब और सुहेल साहब ने दूसरे को देखा था। मरजान छोटे छोटे कदम उठाता हुआ उसके पास आया। वीर ने बड़ में सकड़ कर उसे देखा था। मरजान के पेछाने पर बल पड़े थे। आगा साहब ने फिक्रमंदी से दोनों को यूं विपरा हुआ देखा। एक जाम पर लगाना चाहिए तुम्हें, मरजान ने सत तासा चेहरे पर सजाए कहा था, जब उसके बाप पर सुहेल साहब हैरान हुए। उससे छोटा था, फिर भी ऐसे बात कर रहा था। मरजान, क्यों लड़ रहे हो उससे? आगा साहब ने पीछे हटाते हुए सराया से पूछा। उसका दिमाग खराब है, उसको न जाने क्या चीज समझता है। एक फ्लैश ड्राइव इसे संभाली नहीं जाती। ये क्या सिगरेट एजेंट बनेगा? शाहवी ने स्पार्ट लहजे में कहा। मरजान ने उसे तीखी नजर से देखते हुए मुंह में उसकड़ी थी। शहनशाह साहब दोनों को देखकर मुस्कुराए थे। आगा साहब और सुहेल साहब शहनशाह साहब के साथ बाहर चले गए थे, डॉक्टर के साथ शाहवी की कंडीशन डिस्कस करने के लिए। तुमने हैकिंग कहाँ से सीखी? वैसे मेरा डाटा ही उड़ा दिया था तुमने कंप्यूटर से, मरजान ने संजीदगी से चेयर पर बैठते हुए कहा। पी के लब्बू पर मुस्कुराहट फैली थी। रूस से? वो मुस्कुराते हुए देखकर बोला। मुझे कुछ बेसिक्स बताओगे? मरजान ने मुंह का जाविया बनाते हुए कहा। शामी ने उसके कंधे पर मुक्का मारा था। मरजान ने मुस्कुराते हुए उसको देखा था। निशान बेटा, कहाँ है आप? जी चाची जान। जल्दी से वो नीचे आई थी। अपनी बेगम के हाथ में एक प्लेट थी जिसमें रंग बिरंगी मिठाई थी। निशा के पेट में गड़बड़ हुई थी। ये किस खुशी में चाची जान? निशा ने होंठों पर जुबान फेरते हुए कहा। बेटा, तुम्हारी एंगेजमेंट फिक्स की है आज तुम्हारे दादा साहब ने। निशा के जबड़े ड्रॉप हुए थे। किसके साथ चाची जान? अपनी बेगम ने मुस्कुराते हुए सुनैना को देखा, जो मुस्कुराहट दुबाई खड़ी थी। बताएं ना जरा आप ही, आप बताएं कौन है वो? जिसके साथ तुम लड़ती हो बहुत। जाहिर ने उसे याद दिलाया, जिस पर उसके गाल लाल पड़े। वो मिठाई छोड़कर अलीसे के कमरे में भाग गई थी। शर्माता हुआ देखो इसे। मारिया ने जुनैरा को कंधा मारा, जिस पर जुनैरा भी हंसी थी। जाहिर ने मुस्कुराते हुए अपनी बेगम को मिठाई खिलाई थी। अपनी बेगम ने भी उसे मिठाई खिलाई थी। दूर खड़ी अशीक उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। जब साले उसे कंधे से पकड़कर अपनी बेगम के पास लेकर आई थी। अपनी बेगम ने भी उसे मिठाई खिलाई थी। किसा बेगम ने नफरत से अशीक को मुस्कुराते हुए देखा था। वो अब तक उसे कबूल नहीं कर पाई थी। करती भी कैसे? नजम जब यूनिवर्सिटी से वापस आया था तो सब लड़कियों ने उसे बेहद छेड़ा। वो लाल होता हुआ कमरे में घुसकर बैठ गया था और बाहर न आने की कसम खाई थी। उठो मेरे शेर, डॉक्टर ने कहा है कि हम घर जा सकते हैं। शहनशाह साहब ने उसे कंधे पर थपकी दी थी। वो आंखें वाह करते हुए शहनशाह साहब को देखने लगा। मैं आपके साथ घर नहीं जा सकता दादा साईं। उसकी बात पर सुहेल साहब और मिर्जा ने संजीदगी से दूसरे को देखा। क्यों नहीं बेटा? शहनशाह साहब ने तशवीश से पूछा। उसे अशीक याद आई थी। दिल शिद्दत से रोया था। उसकी कुल कायनात वो लड़की थी। वो बस नजरें झुका चुका था। चलो भी, लड़की अपनी फैमिली के साथ रहोगे तो? आगा सामने से कंधे को थपथपा कर उसकी हिम्मत बढ़ाई। वो मोहब्बत सा मुस्कुराकर दोबारा नजरें झुका चुका था। आप ठीक कह रहे हैं अंकल, मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए। क्या करूंगा अकेला रहकर? दोबारा से जिंदगी में नहीं जाना चाहता।
वो स्पॉट लहजे में कहते हुए मुस्कुराया। मरजान ने उसे सहारा देकर उठाया था। वो अपने घर जा रहा था। आज अपनी ही फैमिली में साथ ही आज रात निशाल और नजम की एंगेजमेंट का फंक्शन रख दिया गया था। शहनशाह साहब कई दिनों से सोच रहे थे कि ये सब, लेकिन वो मौके की तलाश में थे और उसे बेहतर मौका उन्हें नहीं मिलना था। इसलिए उन्होंने खुशी में एक और खुशी का फैसला किया था। काजमी मैंशन आज सफेद रोशनी में नहाया हुआ था। किसी भी कोने में अंधेरा नहीं था। पूरे घर में लाइटिंग की गई थी। शहनशाह साहब ने आज कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आज उनका बड़ा बेटा जो वापस आ गया था। लॉन से लेकर पूरे हाल को व्हाइट और गुलाबी फूलों से सजाया गया था। कॉरिडोर पर सफेद पर्दे लगाए गए थे। काजमी मैंशन आज किसी शाही महल का मंजर पेश कर रहा था। शहनशाह साहब ने उसके कंधे पर हाथ रखा था। वो गहरी नजर से किसी गैर मरे नुक्ते को देख रहा था। वो लड़की जिसके हवासों पर अभी तक छाई हुई थी, वो चाह कर भी उसे एक मिनट के लिए भी भूल नहीं पा रहा था। शहनशाह साहब की जन्म देखते हुए उसे सराय से सर को हाँ में हिलाया और स्वर्ट ने उसके लिए साइड का गेट खुला था। वो अपनी पूरी वजाहत के साथ गाड़ी से बाहर निकला था। लॉन्च में खड़ी तमाम हसीनों ने, जो कि एंगेजमेंट के फंक्शन के लिए पूरी शिद्दत से तैयार होकर आई थी, उसकी जन्म डस्ट पड़ी नजर से देखा था। क्योंकि वो आम से फुलिये में भी किसी का भी दिल धड़काने का हुनर रखता था, मगर उसने एक भी बार इस सिमत नहीं देखा था। उसकी नजरें तो अपनी मोहब्बत को देखकर प्यास बुझाने का हुनर रखती थी। ये एक हफ्ता उसके लिए बहुत बड़ी अजियत का दौरानिया था, जिसमें वो उसके बगैर रह रहा था। वो सुकून से सो नहीं पाया था। इस एक हफ्ते में वो गहरी संजीदगी के साथ रेड कार्पेट पर शहनशाह साहब और सुहेल साहब के हमरा चलता हुआ आ रहा था और सर्वेंट्स उन पर फूलों की बत्तियों की बरसात कर रहे थे। उसका दिल एक पल के लिए कसरत से धड़का था, जैसे वो आस पास थी। इससे इस बात को दिल में लेकर उसे संजीदगी से अपनी कोशिश आंखों से एक नजर आस पास डाली थी, मगर सदा अफसोस वो खुद को गलत साबित करते हुए शहनशाह साहब के साथ आगे बढ़ गया था। अरे तुम तैयार नहीं हुई? ज़ारा अशी के कमरे में दाखिल हुई थी। उसके पीछे एक खूबसूरत लड़की भी कमरे में दाखिल हुई थी। अशी ने जल्दी से आंसू साफ किए थे, मगर उसकी सुठी माइल आंखें उसके रोने की गवाह बन रही थी। आप बहुत प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह। अशीन ने उसके लाइट मेकअप में लगे हसीन चेहरे को देखकर कहा, जिस पर वो मुस्कुरा गई थी। सिस्टर, आप इन्हें भी तैयार कर दें और कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए, ज़ारा ने पास खड़ी ब्यूटिशियन से कहा, जिसे मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया था। नहीं ज़ारा, मैं खुद तैयार हो लूंगी, प्लीज आप, कोई जरूरत नहीं है। मैंने ही ज़ारा को कहा है कि ब्यूटिशियन के साथ तुम्हें तैयार करने के लिए। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ और कोई बहाना नहीं। आफरीन बेगम ने अशी को मुस्लिम आंखें दिखाते हुए कहा, जिस पर वो मुस्कुरा कर आ गई थी। ज़ारा, मरजान और बाकी सब आ गए थे। जाओ, उनके ड्रेस रेडी हैं, सबको पहुंचा दो। मेहमान आना शुरू हो गए हैं। मैं निशाल और अलीजे को देकर आती हूँ। जी चाची जान। ज़ारा कहकर मरजान का ड्रेस लेकर कमरे में दाखिल हुई थी। उसने फौरन आंखों पर हाथ रख दिया था। वो शर्ट लेस सिर्फ ट्राउजर में बालों में टॉवल रगड़ते हुए बाहर निकला था। उसे यूं देखकर ज़ारा टिकटिकी हुई थी, जबकि मरजान के लबों पर मुस्कुराहट फैली थी। ये ड्रेस पहन लेना, मैं जा रही हूँ। वो जल्दी से दरवाजे की जाना बड़ी थी, मगर हैवी बॉल गाउन की वजह से वो तेजी से भाग नहीं पाई थी। मरजान ने जल्दी से उसे कलाई से पकड़ते हुए अपने सीने से लगाया था। वो शर्म से आंखें मीच गई थी। कहाँ भाग रही थी मेरी जाना? उसके कान पर झुकते हुए उसने बारीक सरगोशी की। ज़ारा की रीढ़ की हड्डी में सुनसनाहट पैदा हुई। वो चची जान ने हमें बहुत काम बताए हैं, हमें जाने दे मरजान, वरना वो नाराज होंगी। ज़ारा ने हिचकिचाते हुए उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पीछे होने की कोशिश की। सही में कहा, और अगर मैं नाराज हो गया तो? उसके कमरे में बाजू हमाल करते हुए उसने उसे मजीद अपने करीब करते हुए मैंने हेजी से कहा था। ज़ारा ने अभी तक आंखें नहीं खोली थी। इस बेचारी का दिल हल्के में जो आ चुका था। प्लीज जाने दे, वो लड़ती पलकों की झालर गिराते हुए बेबसी से बोली। आंखें बंद करने से क्या होगा, छोड़ो तो, वैसे भी नहीं रहा आपको मैं इतनी जल्दी। उसके कान पर झुकते हुए नरमी से बोला था। ज़ारा बेएहतियात मुस्कुराई थी। उसके चेहरे को हाथों के प्याले में लेकर उसे उसकी बंद आंखों पर लब रखे थे। यू आर लुकिंग गॉर्जियस माई लव। उसकी आंखों से लब उसकी बारीक नाक पर रखते हुए मैंने हिजी से बोला था। मरजान, जाने दे प्लीज। वो नजरें झुकाई ही शुरू होती हुई बोली। उसने मुस्कुराते हुए उसके गाल को लबों से छुआ। ज़ारा भाभी दोनों एकदम पीछे हुए थे। ज़ारा जल्दी से उसे देखते हुए उसकी जान मुस्कुरा उछालती हुई बाहर को निकली थी और वो चेंज करने चला गया। ज़ारा भाभी, चची जान ने कहा है कि निशा को लेकर गैस लेकर आओ। गैस उसका पूछ रही है। हाँ चलो, स्टेज रेडी है, मैं निशा को लेकर आती हूँ। आप चची जान के साथ निजम को लेकर आओ। जी बेहतर। साले ब्लैक गाउन उठाते हुए जल्दी से अपनी बेगम के कमरे की जानब बढ़ी थी। ज़ारा निशा के रूम में चली गई थी। माशाल्लाह, देखो तो कितनी प्यारी लग रही है हमारी निशो। ज़ारा ने उसे व्हाइट हैवी गाउन में देखकर कहा। निशा ने शर्म से आंखें झपकते हुए मुस्कुराकर उसे तारीफ वसूल की थी। एक मैं ही रह गई हूँ, गाउन से क्या कर सकते हैं? लीजा ने दूसरा गिलास होंठों से लगाते हुए हफालाजी में कहा। निशाल और ज़ारा मुस्कुराई थी, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और ऐसी ड्रेसिंग करने से उसे दाइम ने मना किया था। इसलिए वो सिंपल मैक्सी ही पहन नहीं पाई थी। चलो कोई बात नहीं बेबी, की आपके बर्थडे पर मम्मा मैक्सी ने गाउन नहीं पहनेगी। अलीजा ने मना कर कहा। ज़ारा और निशाल आपकी बार खुलकर मुस्कुराए थे। भाभी, मम्मा को बहुत मिस कर रही हूँ मैं। निशान ने ज़ारा का हाथ पकड़ते हुए अफसुदा होकर कहा। ज़ारा ने उसे गले लगाया। अलीजा के चेहरे पर भी उदासी थी। आखिर जो भी था, कश्मला उसकी माँ थी और जिंदगी के इतने खास मौकों पर अपने तो याद आते ही हैं।
सब ठीक हो जाएगा निशो, सारा ने उसके बाल सहलाते हुए कहा और वो आंखें बंद करते हुए हाँ में सारी हिलाने लगी। अलीजा ने भी निशा को गले लगाया।